Assalamu alaikum, ma'am, and a very warm welcome to Ignited Minds. Today we are honored to have with us Saima Ahad, who has secured rank 26 in the recent results of JKS exam. Today again we will be asking set of questions to our guest, and I hope this session will be very informative to all of us. First of all, I would like to thank our guest to be here today. Thank you so much, ma'am, for giving your valuable time here. Thank you. Thank you for having me here. Thank you, ma'am. As you have been a part of Ignited Minds, so we know you very well, but still we would like to hear your introduction for our viewers. Ma'am, kindly give us a brief introduction about yourself. Since you people know, my name is Saima and I come from Gandarabal district, and I was working as accounts assistant in district Kupwara. So now I have qualified this KS exam also. MashaAllah. So this is a brief about me. थैंक यू सो मच मैम. मैम, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने कैसे प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए? आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी? आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए, तो आप वो शेयर करना चाहते हैं? सो आफ्टर बीटेक आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्या करना है. तो कुछ फ्रेंड्स ने बोला एमटेक वगैरह करो. आई वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम इनोवेशन प्रोजेक्ट्स. तो मेरा रिसर्च ही चल रहा था बीटेक के बाद भी. 15 में मेरा बीटेक ख़त्म हुआ, बट रिसर्च चल रहा था. तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था. मतलब सेंट्रल फंडिंग भी आ गई, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गई. तो आई थॉट कि यही मेरा रहेगा, आगे भी पीएचडी वगैरह इसी में होगा. बट कुछ लोगों ने मेरे दिमाग में एमबीए डाल दिया कि दिस इज़ मच बेटर, यू विल हैव द डाइवर्सिफाइड नॉलेज एंड ऑल दैट. तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं सीमैट ट्राई करती हूँ. तो मैंने दे दिया, तो अच्छा खासा स्कोर आया. तो लेकिन उसमें मुझे बाहर जाना था, बिट्स बनाने वगैरह में हो गया था एडमिशन, बट वो काफ़ी कॉस्टली था जो मैं आई कुडंट अफोर्ड एट दैट टाइम. तो फिर मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी आना पड़ा. तो कश्मीर यूनिवर्सिटी आने की वजह से फिर मुझे लगा कि आई शुड नॉट गो फॉर एमबीए. मतलब मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था. मुझे लग रहा था आई शुड यूटिलाइज माई एनर्जी समवेयर एल्स. अगर मैं बिट्स फलानी उस टाइम गई होती तो मेरा वही रहा होता आगे भी. मैंने केएस का नहीं सोचा होता. तो मैंने एमबीए, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गई होती और मैं चली गई होती बाहर. बट बिकॉज ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने फिर सोचा कि आई डोंट वांट टू डू दिस. फिर मैंने केएस के बारे में सुना, और तब नया नया था इग्नाइटेड माइंड्स. मैं यहाँ आई, थोड़ा बहुत गाइडेंस वगैरह ली. तो उसके बाद मैं दिल्ली गई हमदर्द स्टडी सर्कल. तो फिर मैंने इसके लिए अच्छे से 2019 से फिर मैं स्ट्रीमलाइन होगी मेरी प्रिपरेशन. तब तक मैंने कुछ बैंक एग्जाम्स भी दिए थे, वो भी क्वालिफाई किए थे. वहाँ भी सेटिस्फाई मैं नहीं हो रही थी, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी. इधर उधर काफ़ी किया. फाइनली फिर इसी स्ट्रीम में आई. 2019 से मैंने कुछ और नहीं सोचा, बट बीच में अकाउंट्स असिस्टेंट आ गया. दैट वाज के बस एक हफ्ते में जल्दी कर लिया तो वो हो गया बाय चांस. उसमें कोई ये नहीं था, मेरा प्लान नहीं था. बट उसके बाद भी मेरी स्टडी कंटिन्यू रही, और मैं पिछले साल से फिर पढ़ाने भी लगी थी. तो मैं जॉब भी कर रही थी, पढ़ा भी रही थी, और प्रिपरेशन भी कर रही थी, अपना भी पढ़ रही थी. तो फिर ठीक से हो गया मैनेज. ओके मैम, रिसोर्सेज क्या यूज़ किया आपने इस पढ़ने के लिए? मैंने जब पिछले अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, मेरे 6 नंबर से रह गया था. तो फिर मुझे लगा कि आई हैव टू इम्प्रूव ऑब्वियसली. फिर मैंने दिल्ली से मटेरियल मंगवाया स्पेशली फॉर दिस ऑप्शनल के लिए. मैंने उनको बोला आपके पास जितना भी मटेरियल है आप भेज दो एंथ्रो का, तो मैं फिर खुद से चूज़ करूँगी. तो मैंने फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से एक एक चैप्टर के लिए हर जो था सोर्स वो कंसल्ट किया. फिर देखा कि किस सोर्स पे कैसा लिखा हुआ है. मतलब मुझे जो लगा सिंपल है मैंने उसी को चूज़ किया. मैंने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोड़ दिया. जो मुझे लगा सिंपल है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मतलब पूरे से मुनी रत्नम के नोट्स है. ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस उस पर अच्छा है. कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक उस पर अच्छा था. बाकी मुझे लगा कि दूसरी तेलुगु एकेडमी पे अच्छा है तो मैंने वो ले लिया. कुछ मुझे लगा नदीम हसनैन पे अच्छा, मैंने वो ले लिया. तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड था. मैंने सबके पेजेस काटे, उनको स्टेपल किया, अपने खुद से नोट्स बनाए. फिर उन्हीं से मैंने 2-3 बार पढ़ा. उसके बाद मैंने नोट्स बनाए, फिर मैंने वही फाइनल किया. ओके मैम, आपने कहा कि आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, तो आप शेयर कुछ टिप्स करना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को क्या माइंड में रखना चाहिए सो दैट कि वो वाइज डिसीजन ले सके रिगार्डिंग ऑप्शनल पेपर? राइट. मैंने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था. मुझे ज़्यादा पता नहीं थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई इग्नाइटेड माइंड्स मैं बिल्कुल कच्ची थी, मुझे कुछ नहीं पता थी. तो मैं यहाँ आई, यहाँ पे तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस हो रही थी. तो मैं भी बैठ गई. मैं सोचा देख लेती हूँ. मुझे पहले आइडिया भी नहीं था कि ऑप्शनल क्या होता है, जीएस क्या होता है, कुछ नहीं पता थी. मुझे लगा ऑप्शनल मीन्स ऑप्शनल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है. Okay. मैंने उसको वैसे ले लिया. तो मैं बैठ गई पाबैड में.
लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता शुरू में, ऑब्वियसली मेरा डिफरेंट स्ट्रीम था। बट फिर मुझे पता चली कि कुछ वीडियोस है जैसे कि मृणाल सर के थे इकोनॉमी के, राज तनिल मैम के थे ज्योग्राफी के, और प्रतीक नायक के थे हिस्ट्री के। तो मैं यहाँ आती थी इग्नाइटेड माइंड्स, तो वहाँ मैं वाईफाई के लिए आती थी ज़्यादातर, तो वाईफाई मैं पूरा दिन यूज़ करती थी। तो वसीम सर वॉज वेरी जनरस विद दैट। तो पूरा दिन मैं लैपटॉप में, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ आती थी, दिन भर वीडियोस डाउनलोड करती थी, फिर घर जाके देखती थी। तो इस तरह से मैंने अपना जीएस कर लिया, और उस जीएस के बेस पे फिर मेरा बाहर वो एंट्रेंस हो गया क्वालिफाई हमदर्द का। तो फिर मैंने आगे की स्टडी वहीं की। ओके मैम, नो एक्चुअली मुझे बोलना था कि पब एड, राइट, तो पब एड मैं यहाँ आई थी, पब एड लिया, बट उतनी पता नहीं थी। फिर मुझे पता चली इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। लाइक इफ़ यू आर गिविंग योर 100% एफर्ट, तो आपका रिजल्ट 100% नहीं मिलता है, उसका 50-60% मिलेगा। तो मुझे वो अट्रैक्ट नहीं किया। आई वांटेड कि मैं 100% दूँ, मुझे 100% रिजल्ट मिले। तो वो मुझे फिर थोड़ा रिसर्च किया मैंने सारे ऑप्शनल्स का, मुझे पता चली एंथ्रोपोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शनल, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई विल गो विद दिस। तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, ज़ीरो से। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी खुद पढ़ी, सारे जैसे मैंने आपको बोला सारे रिसोर्सेज मंगाए, खुद से कर लिया, और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो उससे मुझे फिर पता चली कि कैसे प्रिपेयर, थोड़ा सा ये मिला आपको आइडिया कि आपको क्या लेना चाहिए। राइट मैम। मैम हमारा जो मेंस एग्ज़ाम, जैसे हमारा GS4 है इथिक्स, तो आप मुझे ये बताइए कि उस इथिक्स पेपर को हम ज़्यादा मार्क्स कैचिंग कैसे बना सकते हैं? जैसे उसमें प्रॉब्लम्स आती है तो हमें सोल्यूशन डिवाइस करने पड़ते हैं, तो आप कोई अप्रोच शेयर कीजिए कि जिससे हम वो ज़्यादा मार्क्स कैचिंग बनाए इथिक्स पेपर। एथिक्स में मेरा क्या अप्रोच रहा, पहले तो हमारा एक ग्रुप था, हमने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा वो डेडिकेटेड ग्रुप था, ठीक है। वो डिफरेंट स्टेट्स के बंदे थे, वो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, वो वहीं हमदर्द में मिले थे मुझे। तो 4-5 के हम थे, वो आज सारे हमारा IAS, हमारे इन स्टेट सर्विसेज। तो हमने क्या किया, हमने सिलेबस डिवाइड किया है, GS2, GS3, GS4। हमने कुछ टॉपिक्स एक बंदे को दिए, कुछ टॉपिक दूसरे बंदे को दिए, ऐसे करके हमने नोट्स बनाए। सपोज आप अपना कर रहे हो शेयर, मैं अपना शेयर कर रही हूँ, फिर हम शाम को एक दूसरे को समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे, डिस्कशन में। हाँ, सॉर्ट ऑफ दैट। तो उस वजह से काफ़ी जो नॉलेज जो है वो मानो आप इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि मेरे को अभी तक सिर्फ अपनी पता थी, मुझे क्या समझ आ रहा है, फिर मुझे आपकी भी पता चली, किसी और की भी पता चली। बिल्कुल। तो वो जो हमारे नोट्स है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बने। उसके बाद हम डिस्कस करते थे, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, कोई भी एथिक्स की एग्जांपल हो, जैसे अभी रिसेंटली टसल चल रहा था 2 IAS एंड IPS के बीच, तो आप ये यूज़ कर सकते हो एथिक्स में। या अभी नितिन सांगवान सर को कैप्टिव बनाया था, तो ऐसे ऐसे जो डेली बेसिस पे हो रहा है हम वो ऐड करते थे, क्योंकि बाकी बच्चे इतना ध्यान नहीं देते थे, उनको वो नोट्स में जो लिखा होता था वो वही करते थे, लेकिन हम खुद से रोज़ रोज़ उसको एडिट करते रहते थे। तो वो हमारे नोट जो है काफ़ी अच्छे बने। फिर हम उन्हीं को रिवाइज़ करते गए, और हम रोज़ आंसर्स लिखते थे, पर डे हम एथिक्स के आंसर्स लिखते थे, क्योंकि एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप जितने ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे आप उतना मार्क्स गेन कर सकते हो। सिमिलरली हमने पहले जो 2 पोर्शंस आते हैं, एक केस स्टडी वाला होता है, एक थ्योरी वाला होता है। तो थ्योरी ख़त्म करके हम फिर केस स्टडी पे आ गए कि व्हाट शुड बी द अप्रोच, कैसे स्टार्ट करनी है केस स्टडी, कैसे फिर आप उसको कंटिन्यू करोगे, और कंक्लूजन में आप किस किस थिंकर को डाल सकते हो, कौन कौन सा अप्रोच लिख सकते हो। तो ये हमारा डेली बेसिस पे वो बन गया था। लाइक जैसे हमने टाइम रखा हुआ था, जैसे दिन के 2 बजे हमें रोज़ आंसर लिखना है, तो हम रोज़ आंसर लिख के ग्रुप पे पोस्ट करते थे। तो हमने ग्रुप में ही किया, जो भी किया वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। राइट मैम, आप पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताइए। पर्सनालिटी इंटरव्यू, जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है, क्या हमें उस वक्त हमारा सारा सिलेबस रिवाइज करना चाहिए, या हमें बस कुछ फैक्ट्स याद करने चाहिए? तो इसके लिए आप कुछ शेयर टिप्स कीजिए कि हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए अपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ओके, सारा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है कि जैसे मैं अपना केस बोलूँगी, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड किया। पहले मैंने हॉबी फिक्स की, मेरी क्या है। जैसे मेरी 3 हॉबीज़ मैंने लिखी थी, जर्नलिंग लिखी थी, पढ़ाना लिखा था क्योंकि पढ़ा आ रही थी, और रीडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। तो मैंने उन पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है प्रिपेयर करके रखा, जितने भी डिमेंशन हो सके वो। दैट मीन्स हॉबी मेरा पहला था। दूसरा मैंने रखा बीटेक को। डिग्री से पूछते हैं, मैंने MBA का जिक्र नहीं किया। हाँ, मैंने MBA का बिल्कुल जिक्र नहीं किया उसमें, तो वह बीटेक हो गया। उसके बाद मैंने जॉब जो अभी मेरी थी, चल रही थी, अकाउंट्स असिस्टेंट, वो रखा, हो गया मेरा तीसरा डिमेंशन। चौथा फिर मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, गांधरबल के बारे में, कुपवारा के बारे में। तो वो मेरा चौथा पार्ट था। तो मैंने इस तरह से अपनी
इंटरव्यू जो है प्रिपेयर किया, Prepare प्लस किया। करंट अफेयर्स। Okay. करंट तो पूछते ही हैं, उसमें तो है नहीं, बाकी स्टैटिक वो पूछेंगे नहीं आपसे, इतना नहीं होता। जबकि मैंने सिंस मैं पॉलिटी पढ़ाती थी ऑनलाइन, तो मैं सोचा अगर वो मुझे पूछेंगे टीचिंग में तो मुझे पॉलिटी पता होनी चाहिए, तो मैंने अब सारा पॉलिटी रिवाइज किया था, अदरवाइज उन्होंने पूछा नहीं। बट वो मेरा स्पेसिफिक था, बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस करंट अफेयर्स करना है और अपने बारे में, और जो भी बैकग्राउंड वगैरह होगा वो सारा सिलेबस नहीं करना है। राइट मैम, थैंक यू। मैम, एज वी ऑल नो कि आप जॉब भी करते थे, आपने कैसे बैलेंस किया अपनी प्रिपरेशन को और अपनी अदर कमिटमेंट्स को? लाइक आपने कहा कि आप पढ़ाते भी थे, आप जॉब भी करते थे और साथ साथ में आप पढ़ाई भी करते थे, आपने इन चीज़ों को कैसे बैलेंस किया? अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैंने जो मेरे स्टार्टिंग वाले साल थे उनमें मैंने बहुत रिगरसली पढ़ा, बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह सारे बने हुए थे। तो 19 में मैंने बहुत पढ़ाई की, 18 तक इट वाज वो हाफिज़ ना, कभी होती थी कभी नहीं होती थी, और मेरे डैडी का भी स्ट्रोक हो गया था, तो 18 काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। बट 19 से मैंने ठान ली कि नहीं करना है कुछ भी हो, एंड 19 मैंने अच्छे से पढ़ा, 20 अच्छे से पढ़ा, 21 में मेरा अकाउंट्स असिस्टेंट भी हो गया, 22 में मैं पढ़ाने भी लगी। तो 19, 20, 21, 22 जो था, पहले 2 साल बहुत ज़्यादा पढ़ा, बाकी के 2 साल से सारा पढ़ चुकी थी मैं, बस उनको रिवाइज करना था, प्लस करंट अफेयर्स करना था। तो वो फिर मैं अच्छे से टाइम टेबल बना लिया मैंने कि पढ़ाने वाले ये आवर्स हो गए और जॉब वाले ये घंटे हो गए, और अपने लिए जो मुझे थे वो घंटे मैं रखती थी। आपने तो हर एक चीज़ को डिवाइड कर हाँ, दिया। मेरा दिन ऐसे ही डिवाइड होता था, और मुझे हर टाइम के लिए अलग नई एनर्जी होती थी। जैसे पढ़ाने के लिए अलग एनर्जी, थोड़ा खुद को दिखाना था कि बच्चों के सामने थोड़ा जॉब में थोड़ा वैसे बनो कि मुझे पढ़ना है, कम काम दो, तो उनका भी थोड़ा बहुत रहा ना कि सॉफ्ट अप्रोच मेरी तरफ कि इसको पढ़ना है, ज़्यादा काम नहीं दो। तो उनका थोड़ा सपोर्ट रहा, तो जिस वजह से मैं जॉब के टाइम भी अपना थोड़ा पढ़ाई करते थे आप। राइट मैम। मैम, आपको लगता है कि कुछ की क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट में, सो दैट कि वो इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकता है? डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप मतलब कितने सिंसियर हो अपने गोल को लेके। जैसे जितना किसी के साथ बुरा हो सकता था, उतना 17, 18, 19 में मेरे साथ हो चुका था। लाइक घर पे कुछ बहुत सारे इश्यूज थे, तो लेकिन अब मैं सिंसियर थी अपने गोल की तरफ। अगर मैं थोड़ा हाफ हार्टेडली करती तो नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता। जब आप अपना 100% दोगे, डेडिकेटेड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तभी जाके होगा। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो सपोज़ मैं ऐसे कॉर्नर में बैठती थी और यहाँ से मैं कुछ चार्ट्स लगे होते थे, यहाँ से लगे होते थे, जिनमें टाइम टेबल, इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कीवर्ड्स, कोड्स वैसे ऐसे करके चिपकाए होते थे मैंने। तो मैं वो रेगुलरली देखती थी, एग्ज़ाम में वो बराबर से रेप्लिकेट हो पाए उस वजह से। और जो टाइम टेबल था मेरा, मैं कोशिश करती थी वो किसी भी तरह से जो है वो इधर उधर ना हो, उसको अच्छे से फॉलो करूँ। अगर आप डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन नहीं हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। Right, ma'am. Ma'am, at last, any advice you would like to give to civil service aspirants who are currently preparing for this exam? एडवाइस ये है कि अभी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा है। आप यूट्यूब, जब हमने स्टार्ट किया तब कुछ नहीं होता था, मतलब तब कोई सिलेबस भी नहीं बोलता था क्या है, खुद से करना पड़ता था। अभी सारा अवेलेबल है, इतना ज़्यादा गाइडेंस है ना, मतलब यू जस्ट हैव टू बी वेरी मच ना, वो जैसे मैंने आपको बोला सिंसियर। इफ़ यू आर सिंसियर, इफ़ यू आर लाइक रियली सीरियस अबाउट योर गोल, आप कुछ भी आपको चाहिए, यूट्यूब पे सब कुछ है। एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है लोगों ने, एक एक ऐसे एक्सप्लेन किया है, सब किए हैं। तो आप अपने हिसाब से देखो आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है। आप कोई भी सोर्स लो, ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, उसको फॉलो करो, अच्छे से करो, और अपना टाइम टेबल फिक्स करो, उसको फॉलो करो, दैट्स इट। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you so much.